हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, दैट इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को समझने से पहले हम समझेंगे कि इसको हमने यूज़ किस लिए किया। ठीक है, तो देखो जिस तरह से इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं सेंटर ऑफ मास का। जिस तरह से मैंने एक बॉल ली, ठीक है, और उसको क्या करवा दिया, स्पिन करवा दिया। इस तरह से उसको रोटेट करवाया और ऊपर की तरफ क्या किया, फेंका। ठीक है, तो अगर इस तरह से बॉल को स्पिन करके और ऊपर की तरफ मैंने फेंका तो ठीक है, इस तरह से कहीं होगा, मतलब स्पिन करती हुई बॉल किसी इस पॉइंट तक पहुंचेगी। तो अगर हम बात करें तो ये बॉल जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर ये बॉल बनी है। तो इसके सरफेस की अगर मैं बात करूँ तो इस सरफेस पे अगर ये कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इसका अगर हम मोशन देखना चाहते हैं तो इसका मोशन देखेंगे तो ये बॉडी का मोशन कैसा, इस पॉइंट का मोशन कैसा होगा। देखो इस पॉइंट का मोशन कुछ इस तरह से होगा, मतलब स्पाइरल मोशन होगा, हेलिकल पाथ फॉलो करेगी। तो इस पाथ को अगर हमें, इस मोशन को हमें समझना है तो ये समझना क्या है, हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, तो इसको सिंपल करने के लिए अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास की बात करें, मतलब यहाँ पे बॉल के सेंटर पे हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो ये पॉइंट जो है हर बार कहाँ होगा, सेंटर में लाई कर रहा होगा। तो इसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये कैसा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। तो स्ट्रेट लाइन पाथ के जो मोशन है उसको हमें समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो उसके ऊपर कैसी फोर्स लग रही है या किस तरह का वो मोशन कर रहा है, कितनी उसके अंदर एक्सेलेरेशन है, ये सब निकालने के लिए हमें क्या होगा, ईजी होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें सेंटर ऑफ मास निकालने की क्या पड़ी, ज़रूरत पड़ी। अगर एक और एग्जाम्पल देखें हम, सपोज करो आपके पास एक बैट है, ठीक है, बैट है, तो बैट को अगर आपने क्या किया, आपने यहाँ से इसको उछाला और इस पॉइंट तक फेंका। ठीक है, तो बैट जो है वो उछलता हुआ जाएगा। तो बैट किस तरह का मोशन करेगा, कहीं पे बैट जो है वो इस तरह से होगा, इस पॉइंट पे इस तरह से होगा, तो इस पॉइंट पे इस तरह से होगा। तो मतलब ये कैसा मोशन कर रहा है, आप ध्यान से देखें तो ये स्पिन भी करेगा और ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ पे वापस नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इस मोशन को समझना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मतलब अगर हम इस पेंसिल की बात करें तो ये इस तरह से उछलती हुई जाएगी। ठीक है, तो ये मोशन हमारे लिए समझना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट। लेकिन अगर हम इस बैट का सेंटर ऑफ मास निकाल लें और उस सेंटर ऑफ मास को हमने ज्वाइन किया तो आपको कैसा मोशन नज़र आ रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हमें समझ में आया तो हम इसका पाथ फॉलो जो है वो समझ पाएंगे, उसकी एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके ऊपर लगने वाली फोर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें सेंटर ऑफ मास निकालने की क्या पड़ी, ज़रूरत पड़ी, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अब समझते हैं सेंटर ऑफ मास होता क्या है। सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम ऑफ बॉडीज as a point at which the entire mass of the body or the system of bodies is supposed to be concentrated। इसकी अगर हम बात करें, जिस तरह से मैंने ये बॉल का एग्जांपल दिया, तो ये क्या है, एक सिस्टम ऑफ बॉडीज है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर ये बनी है। ठीक है, तो ये बॉल का सारा मास अगर हम सपोज करें कि इसके सेंटर पर लाई कर रहा है, या फिर एक पॉइंट ऐसा है इसके अंदर जहाँ पे इस बॉल का मास जो है वो क्या कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। ठीक है, जिस तरह से अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो न्यूक्लियस के अंदर उसका सारा मास जो है वो क्या है, कंसंट्रेटेड है। तो न्यूक्लियस एक यहाँ पे क्या हो गया, सेंटर हो गया उसका, जहाँ पे उसका होल मास जो है वो क्या रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास आपको अच्छे से समझ में आया। सेंटर ऑफ मास हम सिस्टम ऑफ बॉडीज के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ बॉडीज अगर आपने कंसीडर किया है या फिर कोई भी एक पॉइंट मास बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो उसके मोस्टली सेंटर पर लाई करेगा इफ इट इज़ अ यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट। यूनिफॉर्म का मतलब उसकी जो डेंसिटी है वो हर जगह पे क्या होगी, सेम होगी। तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे लाई करेगा, उसके सेंटर पे ही लाई करेगा, जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। मतलब जैसे अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल शेप आपने ली और हमने कंसीडर किया कि एक यूनिफॉर्म ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब उसका मास बाय वॉल्यूम का रेशियो जो है वो क्या है, सेम है। आप किसी भी पॉइंट पे अगर मास और वॉल्यूम का रेशियो देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो सेंटर होगा नॉर्मली इसके सेंट्रॉइड पे ही होगा,
ठीक है। तो ये इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा दैट इज इट्स सेंटर ऑफ मास। इसी तरह से अगर हमने एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर ली जो कि एक यूनिफॉर्म बॉडी है, ठीक है, तो वो n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। तो जो बॉडीज होती हैं उनका सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट के आउटसाइड भी क्या कर सकता है, लाई कर सकता है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर ही या अंदर ही लाई करेगा, ठीक है। तो जैसे हम एक रिंग का एग्जांपल लें, तो रिंग होगी, जो रिंग का सेंटर ऑफ मास जो है वो उस ऑब्जेक्ट के आउटसाइड लाई करता है, ठीक है। सो दिस इज द रिंग एंड दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग, सो इट इज आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। अगर हमने एक स्केल कंसीडर किया सपोज, ठीक है, तो जो स्केल आपने ये लिया, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसके सेंटर पर होगा। इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, सपोज दिस इज 10 सेंटीमीटर, इसके 5 सेंटीमीटर मिड पॉइंट पे इसका क्या करेगा, सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर आप सेंटर ऑफ मास पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर आपने अप्लाई किया, तो ये बॉडी जो है वो कैसा मोशन करेगी, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। तो ये बॉडी कैसा मोशन करेगी, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। बट अगर आपने फोर्स उसके सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी और पॉइंट पे लगाया, सपोज मैंने इस पॉइंट पे इसका क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो ये क्या करेगी, रोटेशन करेगी, ठीक है। जैसे हम गेट की बात करें, हमारे घर में दरवाजा होता है, वही एक साइड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दूसरी साइड पे आप यहाँ पे इसके एंड पॉइंट पे क्या लगाएंगे, उसको हल्का सा पुश करते हैं तो वो क्या करता है, रोटेशन करता है, ठीक है। तो जैसे ही वो रोटेशन करेगा तो किसके अबाउट रोटेशन कर रहा है, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यही कह रहे हैं ये कि अगर हम फोर्स जो है वो कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंट देन दी सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी और पॉइंट पे अगर हम उसको अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, रोटेशनल मोशन भी करेगा। तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल भी वो हो सकता है। तो उसके अंदर कौन सा मोशन ऐड ऑन हो गया है, रोटेशनल मोशन ऐड ऑन हो गया है, ठीक है। तब हमें फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। हमने दो पार्टिकल सिस्टम कंसीडर किया जिसके अंदर हमने 2 पार्टिकल्स को कंसीडर किया, m1 एंड m2 आर दी मासेस ऑफ दी 2 पार्टिकल्स, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे 2 पार्टिकल्स लिए, m1 और m2, ठीक है। तो ये इनका पोजीशन जो है यहाँ से कितना है, r1 और r2, सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ओरिजिन से इसका पॉइंट तक का जब हम पोजीशन की बात करेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो ए पॉइंट पे क्या है, m1 मास है, और बी पॉइंट पे क्या है, m2 मास, ठीक है। सो दिस इज द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी। तो ए बी जो है एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है, तो इसकी जो सेंटर पे क्या लाई करेगा, उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो इसके ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर का डिस्टेंस r1 है, तो यहाँ से इसका क्या है, r2, सो दिस इज कैपिटल R। तो सेंटर ऑफ मास का हमने पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किया कैपिटल R से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, ठीक है। ए पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F1 एंड बी पॉइंट पे हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की F2, ठीक है। लेकिन ये आपस में भी एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। तो F1 जो है मतलब फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या करेगा, सेकंड पॉइंट पे भी क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। सो F12 और ये जो है दूसरे पॉइंट पे करेगा, तो मतलब F21। तो इसको आप कैसे रीड करेंगे, फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू सेकेंड एंड फोर्स ऑन पार्टिकल सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, ठीक है। तो इनके बीच में इंटरनल इंटरेक्शन भी होगा, इंटरनली इनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगेगी, और एक्सटर्नल फोर्स हमने कंसीडर की F1 एंड F2, ठीक है। तो देखो ऑल दी पार्ट मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द मास। तो हमने कंसीडर किया कि सारा का सारा मास इसका कहाँ पे लाई कर रहा है, कहाँ पे कंसंट्रेट कर रहा है, सेंटर पे कंसंट्रेट कर रहा है। सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास। अगर हम वेलोसिटी निकाल लें पार्टिकल 1 की, ठीक है, तो फर्स्ट पार्टिकल का मास कितना है, m1। तो इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल्स टू dx/dt, या फिर पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या है, dr1/dt। तो इसको हमने v1 से लिखा।
इसी तरह से वेलोसिटी निकाली पार्टिकल m2 की, v2 इज इक्वल्स टू dr बाई dt। तो यहाँ पे कौन सा पार्टिकल है, सेकंड है, तो हमने इसको लिख लिया dr2 बाई dt। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r2। सो आगे देखो, F1 हमने फोर्स अप्लाई की, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल m1 एंड F2 इज द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल m2 and F12 is the internal force on m1 due to m2 and F21 is the internal force on particle m2 due to particle m1। ठीक है, तो ये इसके ऊपर इंटरनल फोर्स हमने अप्लाई किए एंड दीज आर दी एक्सटर्नल फोर्सेस F1 एंड F2। नेक्स्ट देखो लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं तो लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो फर्स्ट पार्टिकल होगा तो P1 लिखेंगे, P1 लिखेंगे तो पार्टिकल कौन सा है, m1 और वेलोसिटी v1। ठीक है, सो P1 इज इक्वल्स टू m1 इंटू v1। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल m1। अगर मैं आपसे पूछूं कि m1 पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स कितनी लग रही है, तो कौन कौन सी फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं इसके ऊपर, एक तो एक्सटर्नल फोर्स F1 अप्लाई हो रही है और दूसरी कौन सी फोर्स किसकी वजह से लग रही है, पार्टिकल m2 की वजह से। तो कौन सी फोर्स हुई वो, F12, दैट इज फोर्स ऑन पार्टिकल फर्स्ट ड्यू टू पार्टिकल सेकेंड। तो इसके ऊपर टोटल फोर्स क्या होगी, F1 प्लस F12। तो टोटल फोर्स जो है इसके ऊपर कितनी एक्ट कर रही है, F1 प्लस F12। फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, चेंज इन मोमेंटम विद टाइम इज इक्वल्स टू द टोटल फोर्स। So dp1 upon dt is equals to F1 plus F12. So P1 is equals to m1 v1. So here we will substitute its value in this equation. So we will get d m1 v1 upon dt is equals to F1 plus F12. ठीक है, उसके बाद देखो सिमिलरली हमने पार्टिकल m2 के ऊपर भी निकाल लिया। तो m2 के ऊपर टोटल फोर्स क्या लगेगी, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स F2 प्लस इंटरनल फोर्स F21। ठीक है, तो ये बन जाएगा d m2v2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू F2 प्लस F21, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड एंड वी विल गेट दिस इक्वेशन। सो d m1v1 अपॉन dt प्लस d m2v2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू F1 प्लस F12 प्लस F2 प्लस F21। अब देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं, इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। सो F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21। तो यहाँ से एक दूसरे से क्या कर लेंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पे टोटल फोर्स जो है वो क्या बचेगी, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स बचेगी। तो वो क्या होगी, F1 प्लस F2, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर लिया, कैपिटल F से। सो d m1v1 अपॉन dt प्लस d m2v2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू टोटल फोर्स